Morning all of you. Today we have to read company law, and today company is a distinct legal person and different from its members. Discuss the above statement in case. This आज मैं आपको बताऊंगा कंपनी एक पृथक विधिक व्यक्ति है तथा अपने सदस्यों से भिन्न है। इस कथन की विवेचना साल्मन एंड कंपनी लिमिटेड के बाद में प्रकाश में कीजिए। 2014 पृष्ठ संख्या 15। कंपनी इज ए डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिस्कस द अबव स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ साल्मन एंड कंपनी लिमिटेड केस। ये प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है और दूसरे तरीके पूछने के इसके और भी हैं। कंपनी एक विधिक व्यक्ति है और सदस्यों से भिन्न पृथक है। दूसरा है कंपनी इज ए लीगल पर्सन distinct and separate from members. डिस्कस। यह भी सवाल आपका पूछा जा सकता है। कंपनी इज ए लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। डिस्कस। DIS CEUSS डिस्कस। अब देखिए, कंपनी का तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे संघ से है जो कि समान उद्देश्य को पूर्ति के लिए संगठित हुए हों। समान उद्देश्य को संगठित होने के लिए हुए हों। ऐसा संघ एक समान फर्म अथवा हिंदू संयुक्त परिवार व्यवसाय अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत या अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी अथवा भविष्य निधि सोसाइटी, प्रोविडेंट फंड सोसाइटी अथवा एक व्यवहारिक संघ अथवा रॉयल चार्टर एवं संसद के अधिनियम द्वारा या किसी भारतीय विधि द्वारा निगमित कंपनी अथवा कंपनी के अधिनियम के अधीन निगमित कंपनी के रूप में हो सकता है। कंपनी मीन्स, व्हाट डज इट कंपनी मीन्स? कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन united for a common object. Such association may be in a form of an ordinary firm or a Hindu joint family business or a society registered under Section Registration Act of Provident Fund or a trade union or company incorporated by Royal Charter by an act of Parliament or by some Indian law, or it may be company incorporated under an act relating to companies. आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब क्लास 20 में दी गई है। कंपनी की परिभाषा के अनुसार कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी अन्य कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी से है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका विधान द्वारा निर्माण होता है, जिसका उसकी सदस्यों से भिन्न अलग अस्तित्व होते हैं, जिसका चिरस्थायी जीवन एवं सर्वमुद्रा होती है। अब आपको समझाने की चीज है, कंपनी इज ए लीगल पर्सन, कंपनी इज नॉट ए पर्सन। कंपनी इज ए लीगल पर्सन या एक विधिक व्यक्ति है। इसमें व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक व्यक्ति, पूरी कंपनी के सारे व्यक्ति एक साथ ही मर जाएं या कहीं दुर्घटना में घर से उनकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज ए कृत्रिम व्यक्ति जिसका विधान द्वारा निर्माण होता है, जिसका
उसकी सदस्यों से भिन्न एक अलग अस्तित्व होते हैं। इट डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जिसका चिरस्थायी जीवन और सर्वमुद्रा होती है, जिसका जीवन जो होता है लाइफ लॉन्ग होता है और सर्वमुद्रा होती है। कंपनी की विशेषताओं के या निगमन से लाभ। कंपनी क्षेत्र में कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, आर्टिफिशियल पर्सन। बट कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन जिसके विधिक अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं तथा जिसका अस्तित्व एवं सदस्य से पूर्णता भिन्न होता है। संक्षेप में कंपनी की विशेषताएं निगमन के लिए निम्नलिखित हैं। विधिक व्यक्तित्व, नंबर 1 विधिक व्यक्तित्व, लीगल पर्सनालिटी। लीगल पर्सनालिटी कोई भी कंपनी जब पंजीकृत स्थिति को प्राप्त कर लेती है तो वह एक विधिक व्यक्ति का स्तर प्राप्त कर लेती है। उसका तात्पर्य यह है कि उसे कंपनी का अस्तित्व उसके निर्माणकारी सदस्यों से पृथक हो जाता है। छोटी कंपनी है कि उसकी कंपनी का अस्तित्व उसके निर्माणकारी सदस्यों से पृथक हो जाता है। चूँकि कंपनी का भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसलिए उसे विधि की नज़रों से एक व्यक्ति समझा जाता है तथा एक व्यक्ति की तरह ही उसके अधिकार कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे सालमन के बाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, इसका अस्तित्व उसके निर्माणकारी सदस्यों से पृथक होता है, इसलिए संबंधित कंपनी के सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी न होकर कंपनी जो एक विधिक व्यक्ति मानी जाती है उत्तरदायी ठहराई जाएगी। इस सिद्धांत का सुप्रसिद्ध उदाहरण हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्णित सालमन एंड कंपनी 1897। AC वाइस सालमन नामक एक व्यक्ति जूते का व्यापारी निर्माता था। उसकी व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी थी और उस संपत्ति दायित्व से कहीं अधिक थी। उसके एक कंपनी बनाई जिसका नाम सालमन एंड कंपनी था। यह कंपनी सालमन के कारोबार से खरीदारी के लिए बनाई गई थी। संगम ज्ञापन जिस 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षरित किए गए थे वह सालमन एंड कंपनी, उसकी पत्नी, उसकी लड़की तथा उसके 4 लड़के, उसके अतिरिक्त कंपनी में और कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बनाया गया। सालमन तथा उसके 2 लड़के निदेशक बोर्ड के सदस्य थे। उपक्रम 40,000 पाउंड की कीमत पर कंपनी को दे दिया गया। भुगतान में सालमन ने 1 पाउंड मूल्य वाले 20,000 पाउंड के अंश लिए और 10,000 पाउंड के डिवेंचर्स। इस डिवेंचर्स की सुरक्षा के लिए कंपनी की संपत्ति सालमन के प्रति बंधक कर दी गई थी। एक ही साल के अंदर कंपनी का परिसमापन हो गया। परिसमापन की स्थिति में इस प्रकार थी संपत्ति 6,000 पाउंड, दायित्व डिवेंचर 10,000 पाउंड और साधारण लेनदार 7,000 पाउंड। डिवेंचरों का भुगतान करने के बाद साधारण लेनदारों के लिए कुछ भी नहीं रहा रहा था। अप्रतिभूत लेनदारों का तर्क था कि यद्यपि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित ही थी परंतु इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। यह सालमन का ही दूसरा नाम था। लाभार्थी वह उसमें प्रबंध निदेशक था और दूसरे निदेशकों उसके लड़कों को होने के नाते उसी के दबाव में थे। वह उसी कंपनी का कारोबार था जिसे वही चलाता था। कंपनी तो केवल नाम के लिए थी, वो जो कंपनी अधिनियम के नाम पर यह धोखा थी। परंतु यह निर्णित हुआ कि सालमन एंड कंपनी लिमिटेड एक वास्तविक कंपनी थी जो अधिनियम की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। इस सदस्यों से भिन्न कंपनी माना जाना चाहिए था। इस कंपनी में जो सदस्य थे कंपनी को उसके भिन्न संस्था माना जाना चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा, जब जंगम ज्ञापन स्वीकृत हो जाता है तो चाहे केवल 7 ही व्यक्ति सदस्य हों, कंपनी एक निगमित संस्था बन जाती है और निगमित संस्था के सभी कार्य करने की क्षमता तुरंत प्राप्त हो जाती है। सीमित कंपनी, लिमिटेड कंपनी।
लीगल पर्सनालिटी, लिमिटेड पर्सनालिटी, टीम, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, चार, सेपरेट, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो लीगल पर्सनालिटी जब भी कोई कंपनी जब पंजीकृत स्थिति में विधिक व्यक्तित्व होता है, पहला। दूसरा सीमित दायित्व, लिमिटेड कंपनी। नियमित कंपनियों के लाभों में से एक लाभ यह भी है कि दायित्व सीमित होता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई कंपनी आर्थिक संकट में पड़ जाती है तो वह कंपनी सदस्यों से उनके हिस्से संबंधित अवशेष धन की मांग कर सकती है, ज़्यादा नहीं। अगर सदस्यों ने अपने हित की संपूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया है तो उनकी कोई हिस्सेदारी अवशेष नहीं बचती है। शाश्वत उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सेशन नियमित कंपनी की एक अन्य
महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसका अस्तित्व चिरस्थायी होता है। इसका तात्पर्य है कि कंपनी के अंश चाहे उसके सभी सदस्य बदल जाए, कंपनी का अस्तित्व दावत बना रहेगा। एक उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय सन 1857 में अस्तित्व में आया, उसके बाद भी छात्र प्रस्थापक जो उस समय विद्यालय के संबंध थे आज जीवित नहीं है, क्योंकि इस विद्यालय का अस्तित्व बना हुआ है, वह भविष्य में भी बना रहेगा। पृथक संपत्ति, सेपरेट एंटिटी। जैसा किसी निगमित कंपनी का अस्तित्व पृथक होता है, उसी प्रकार उसकी संपत्ति भी पृथक होती है तथा उसकी और अपनी इस संपत्ति के हद एवं सीमा तक ही उत्तरदायी ठहराई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कंपनी की संपत्ति उन सदस्यों अथवा हिस्सेदारों की नहीं है जो उसका निर्माण करते हैं। ट्रांसफरेबल शेयर्स, किसी कंपनी के हिस्से को चल संपत्ति माना जाता है तथा हिस्सेदारों के द्वारा उसका हस्तांतरण किया जा सकता है। जो ही हिस्से का हस्तांतरण हो जाता है, हस्तांतरित करने पहले वाले हिस्सेदार का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा उस हिस्से से संबंधित संपूर्ण अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। बाद दाखिला का अधिकार तथा दायित्व, जो कि कंपनी को एक विधिक व्यक्ति माना जाता है जिसका उसके निर्माणकारी तत्व होता है, उसके खिलाफ दूसरे व्यक्तियों द्वारा बात दाखिल किया जा सकता है और कंपनी की तरफ से कंपनी प्रबंधन दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ बात दायर कर सकते हैं। पृथक व्यवस्थापक मंडल, सेपरेट मैनेजमेंट, जो कि निगमित कंपनी का अस्तित्व ही पृथक होता है, इसलिए इसका व्यवस्थापक मंडल भी पृथक होता है। कंपनी की व्यवस्थापक उसके खुद के व्यक्तियों, अधिकारियों, व्यवस्थापकों द्वारा की जाती है। कंपनी के हिस्सेदार को लाभ के लिए हकदार होते हैं। वाणिज्यिक सुविधाएं, कमर्शियल कन्वीनियंस, अंशधारी की आय कराधान नहीं है तो अंशधारी को लाभांश पर आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के अधीन इस आशय की घोषणा कंपनी के पास भेजनी होगी। उसकी आय कराधान नहीं, इस आशय से घोषणा कंपनी को प्राप्त हो जाता है, पर ऐसे अंशधारी के लाभ में से आयकर नहीं कटेगी और यह इस व्यवस्था का विशेष लाभ है। पूंजी का स्थायित्व तथा कंपनी की स्थिरता, परमानेंस ऑफ कैपिटल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। निगमित कंपनी की विशेषता यह भी है कि कंपनी द्वारा निर्गमित तथा अंशधारी ऋण पत्र के अपेक्षाकृत कम मूल्य के होने के कारण सामान्य व्यक्ति भी उसकी अपनी पूंजी का विनिमय कर सकता है एवं उसे हानि की संभावना कम रहती है। साथ ही साथ कंपनी में पूंजी लगाने वाले व्यक्ति को अपने अंशों का ऋण पत्रों को आवश्यकतानुसार बेचकर पूंजी वापस लेने में सुविधा रहती है, जो अन्य व्यावसायिक संगठनों में उपलब्ध नहीं है। निवेशकों को हानि से संरक्षण, प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स अगेंस्ट लॉस। एक निगमित निकाय या कंपनी वास्तविक न होने के कारण उसकी स्वयं की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अतः इसका दुश्मन गिल्ट माइंड नहीं हो सकता, इसलिए उसका आपराधिक दायित्व नहीं होता। परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में स्पष्ट उत्कृष्ट है कि व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी या व्यक्तियों का संगठन भी समाविष्ट है, चाहे कोई नियमित हो अथवा ना हो। अतः कंपनी पर आपराधिक दायित्व अधिरोपित किया जा सकता है, जिससे कंपनी में पूंजी विशेष करने वाले निवेशकों को हानि के लिए पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध होता है। Today I have to discuss the question which is very important question for a examination point of view. Company is a distinct legal person and different from its members. कंपनी एक पृथक व्यक्ति है तथा अपने सदस्यों से भिन्न है। इस कथन की विवेचना सोलोमन कंपनी लिमिटेड के प्रकाश में कीजिए। कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, वह सदस्यों से भिन्न व पृथक है। इस कथन की व्याख्या सोलोमन 1897 AC के संदर्भ में कीजिए। Company is a legal person distinct and separate from members. Discuss this one with reference to Solomon 1910. And this question you have to read and write in very seriously mode. It is very important question for exam in previous coming, which exam is very near to you. Thank you all of you. God bless you.